सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के भूगोल विषय का पाठ 1 सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहला प्रकरण है नक्षत्र मंडल। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। यानी जब सूर्यास्त हो जाता है, यानी सूर्य छुप जाता है और शाम हो जाती है, उसके बाद आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या है वो बढ़ती जाती है और आप उनकी गणना नहीं कर सकते। यानी आप इन चमकते हुए बिंदुओं को गिन नहीं सकते हैं। फिर संपूर्ण आकाश ऐसी छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, और जो ये छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, इनमें से कुछ ज़्यादा चमकीली होती हैं और कुछ धुंधली होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हों। आपने कभी अगर रात्रि में आसमान देखा हो तो आपको उसमें आसमान में छोटी छोटी कुछ चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या तारे कहते हैं। तो इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। टिमटिमाते मतलब जैसे कभी वो हमें ज़्यादा तेज़ चमकता हुआ दिखाई देता है और कभी वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यानी कुछ सितारे तो हैं वो टिमटिमाते हैं, और कुछ जो तारे हैं वो बिल्कुल चंद्रमा की तरह एक ही तरह से दिखाई देते हैं। इसके बाद देखिए कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यानी हम आसमान में जब देखते हैं तो हमें तारों के साथ साथ चंद्रमा भी दिखाई देता है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आपने कभी चंद्रमा देखा होगा तो कभी तो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, पूरे अंधेरा होता है आसमान में, और कभी क्या है कि हमें पूरा चंद्रमा एकदम गोल दिखाई देता है, और कभी हमें चंद्रमा की इस तरह से अलग अलग आकृतियाँ दिखाई देती हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं, और ये जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है इसे पूर्णिमा भी कहते हैं। फिर पूर्णिमा के 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है, या फिर इसे हमारे भारत में अमावस्या भी कहते हैं। और अमावस्या वाली रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तब हमें आसमान में जो भी तारे हैं वो आसानी से दिखाई दे सकते हैं। तो क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? आपने कभी दिन में तारे देखे हैं? तो नहीं, हमें दिन में तारे नहीं दिखाई देते, ना ही हमें दिन में चंद्रमा दिखाई देता है। तो फिर ये हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत तेज़ होता है। सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो देखिए, इसी बात को हम एक प्रयोग करके सीख सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। तो ये प्रयोग करने के लिए आपको कुछ सामान की आवश्यकता होगी, जैसे कि एक टॉर्च यानी बैटरी, एक सादा कागज़, पेंसिल और एक सुई। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कागज़ के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। यानी टॉर्च के ऊपर हमें कागज़ लगाना है रबड़ की सहायता से, या धागे से बांधो, कैसे भी। फिर अब हम क्या करेंगे कि टॉर्च के जो कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचेंगे, एक गोला बना देंगे इस तरह से। फिर कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करेंगे। जो हमने कागज़ आ जाएगा उस पर ऐसे गोला आ जाएगा कागज़ पर, उसमें इस तरह से छोटे छोटे छेद बना देंगे, सुई से छेद कर देंगे। अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखेंगे
और टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर रबड़ बैंड लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है कि हमें ये देखना है जो टॉर्च की स्विच है वो कागज़ के बाहर ही रहे, यानी जैसे हम टॉर्च को ऑन और ऑफ़ करते हैं वो स्विच है, वो बटन है, वो कागज़ के बाहर रहना चाहिए। अब अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाइए और जितनी भी दूसरी बत्तियां हैं कमरे में उन्हें बुझा दीजिए। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें तो आप दीवार पर प्रकाश के कई छोटे छोटे बिंदु देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को दोबारा जला दो तो जो प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु दीवार पर बने थे वो सभी बिंदु लगभग क्या होंगे, अदृश्य हो जाएंगे, यानी हमें दिखाई नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे। तो आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्य उदय यानी सूर्य उगने के बाद अदृश्य हो जाते हैं। यानी जैसे ही कमरे में हमने तेज़ रोशनी वाला बल्ब या ट्यूबलाइट जलाई तो वो छोटी रोशनी वाले जो बिंदु थे टॉर्च के वो गायब हो गए, हमें दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल उसी तरह से ही दिन में जब सूर्य का प्रकाश तेज होता है तो रात में जो तारे और चंद्रमा हैं वो हमें दिन के समय दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद देखिए कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, जिसमें तारे भी हैं, ये सभी क्या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म भी होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यानी उसे बाहर निकालते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है, तो सबसे बड़े तारे का नाम है सूर्य। अब देखो, यानी कि जो खगोलीय पिंड हैं कुछ ऐसे होंगे जिनका खुद का ऊष्मा और प्रकाश होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनकी खुद की ऊष्मा या प्रकाश रोशनी नहीं होगी। तो जिनका ऊष्मा और प्रकाश खुद का होता है उन्हें तारे कहा जाता है, और ऐसे ही सबसे बड़े तारे का नाम है सूर्य। इसके बाद देखिए आपको यहाँ ये देखना है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, बिल्कुल सूर्य जैसे ही हैं। जितना गर्म सूरज है, जितनी उसमें से ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है, वैसे ही इन तारों से भी निकलता है। लेकिन ये हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, और इसीलिए वे हमें छोटे भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो क्या है, पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। और जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी के नज़दीक है, इसीलिए जो सूरज है या सूर्य है वो हमें बड़ा भी दिखाई देता है और उसकी ऊष्मा और प्रकाश को हम महसूस करते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे आपने देखा होगा आसमान में हवाई जहाज़ को उड़ते हुए। जब आसमान में हवाई जहाज़ उड़ता है तो वो हमें कितना सा छोटा सा दिखाई देता है, इस तरह से, है ना, बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। क्या वो वास्तव में इतना सा होता है? नहीं, वो बहुत बड़ा होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसीलिए हमें बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसके बाद है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। यानी हमने सभी ने ऐसे देखा होगा आसमान में जब कई तारे एक साथ होते हैं तब हम क्या है उसमें से कई आकृतियाँ बना देते हैं। जैसे कई तारों को जोड़ते हैं आपस में, हम ऐसे कहते हैं ये त्रिभुज बन गया। कई बार हम ऐसे कह देते हैं ये एस के जैसे लग रहे हैं, ये तारे इस तरह से लाइन में बने हुए हैं। तो हम इस तरह की कई आकृतियाँ बनाते हैं। तो इस तरह से जो हम आकृतियाँ बनाते हैं, कल्पना करते हैं, तो ये जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं इन तारों के समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर ये भी इसी प्रकार का ही एक नक्षत्र मंडल है, लेकिन बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है वह है
सप्त ऋषि। सप्त मतलब सात, सात ऋषियों का समूह, जो कि आपको यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से ये जो सप्तऋषि है मंडल कहते हैं इसे, या ये नक्षत्र मंडल कहलाता है। यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडल को दिखाए। तो आप कभी भी, जब भी आपको मौका मिले, तो रात्रि में अपने घर के छत पर जाना और इन तारों को देखने की कोशिश करना। इसके बाद देखिए कि प्राचीन समय में हमारे भारत में जो लोग हैं वो दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी कि जब समय घड़ी नहीं थी, तब लोग रात्रि में ऐसे दिशाओं का निर्धारण कैसे करते थे कि ये उत्तर दिशा है या दक्षिण दिशा है, पूर्व है या पश्चिम है। तो जो उत्तरी तारा है वो उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि जो तारामंडल था उसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि चित्र 1.1 में हम देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को, यानी जो 7 तारे हैं, उन्हें आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इशारा करेगी। तो देखिए कैसे कि इसे हम चित्र में देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये आपको सप्तऋषि तारे दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें एक हम लाइन से ऐसे बनाते हैं, एक इस तरह से, और फिर इसको हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे तो ये क्या है, हमें ध्रुव तारे की ओर इशारा करेगी, यानी कि ये जो दिशा है ये उत्तर दिशा होगी। तो जो प्राचीन समय में लोग ध्रुव तारे से ही या उत्तर तारे से ही उत्तर दिशा का अनुमान लगाते थे। इसके बाद है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे इन्हीं तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे जो पिंड हैं वो ग्रह कहलाते हैं। जिनका खुद का कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं है वो ग्रह कहलाएंगे, और जिनका खुद का ऊष्मा और या प्रकाश होगा वो तारे कहलाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि तारे और ग्रहों में क्या अंतर है। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला। अब पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, वो भी एक ग्रह है, यानी पृथ्वी का खुद का कोई भी प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, और जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह बिल्कुल चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे हम पृथ्वी पर खड़े होकर और चंद्रमा को देखते हैं, हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं और चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल ऐसी ही चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपको कुछ रोचक तथ्य बताए गए हैं, हमें इन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, इनसे हमारी जो जानकारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इसमें देखिए ये बताया कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये जो सारे ग्रह हैं तीनों, इनके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ होती हैं, यानी इनमें बहुत छोटे छोटे पिंड होते हैं, छोटे छोटे ग्रह होते हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। जब हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे तब हम इन्हीं ग्रहों के, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा ये एक उपग्रह है। अब देखो, हमने पहले पढ़ा तारे जिनका खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है, फिर हमने पढ़ा ग्रह जिनके ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता और ये इन तारों से प्राप्त करते हैं, और ये साथ ही के साथ जो ग्रह हैं वो
पृथ्वी के माफ़ कीजिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम उपग्रह की। तो उपग्रह हैं वो क्या करते हैं कि वो इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जैसे चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी उसके साथ साथ चलने वाला है। जैसे मानो ये सूर्य है, ठीक है, तो और ये हमारी पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन जो चंद्रमा है यहाँ पे मानो, तो चंद्रमा क्या करता है, इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। और हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा, और एक ही उपग्रह है पृथ्वी का। तो यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो कि सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं और कुछ के पास चंद्रमा नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, ऐसा ही एक तथ्य और दिया है कि क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में जो सोल नाम शब्द है वो सूर्य देवता को कहा जाता है, यानी कि जो रोम के अंदर सूर्य को सोल कहा जाता है, और जो सौर शब्द का अर्थ है वो सूर्य से ही संबंधित है। इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल या सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और भी अधिक शब्द बन सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं सौर ऊर्जा, सौर परिवार, सौर प्रकाश, सौर बैटरी, सौर ऊष्मा। इस तरह से कई शब्द हैं जो सौर शब्द से बनते हैं। इसी तरह के 2 तथ्य और आप आगे देखिए। सौरमंडल को पढ़ने से पहले ये देखिए कि शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं और अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, ज्योग्राफी, ये एक अंग्रेजी का शब्द है और ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी का विवरण। अब यह ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जैसे जी और ई। जी, इस जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, और जो ग्राफी है इसका अर्थ होता है लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना, पृथ्वी का विवरण करना। अब देखिए, पृथ्वी के संबंध में ऐसे ही और भी कई शब्द बने हुए हैं, जैसे जियोलॉजी। तो जी तो हो गया पृथ्वी, और लॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन करना, और जियोइट पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ऐसे ही एक और तथ्य है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। यानी इन सारे आसमान के अंदर जो भी रहस्य हैं, खगोलीय पिंड हैं, इन सब का जो अध्ययन करने वाले होते हैं उन्हें हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट यह हमारे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आपको याद होगा कि हमने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में पढ़ेंगे, बाद में आप ध्यान से उस समय इसे पढ़ना। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। यानी ये जो ब्रह्मांड है ये अनंत है। हालांकि विज्ञान ने बहुत जानकारियाँ अभी एकत्रित कर ली हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड के बारे में अभी बहुत सी जानकारियाँ एकत्रित करना अभी बाकी है, शेष है। इसके बाद देखिए, हम बात कर रहे थे सौरमंडल की, कि सौरमंडल क्या होता है। तो देखिए, सूर्य जो कि तारा है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सब मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, और इस परिवार का मुखिया है सूर्य। तो जैसे हमारा परिवार है, हमारे परिवार में जैसे दादाजी हैं वो सबसे बड़े हैं, मुख्य हैं, तो वो मुखिया हुए,
और उनके साथ रहने वाले जो हैं वो उनके सदस्य, और ये मिलकर के क्या परिवार बनाते हैं। तो ऐसे ही जो सौर मंडल है उसका मुखिया है सूर्य, और बाकी इसके जो ग्रह हैं उसमें 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, उल्का पिंड होंगे, ये सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, सौर मंडल या सौर परिवार। तो देखिए यहाँ पर हम इसी सौर मंडल का जो एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। जैसे आपको यहाँ सबसे पहले ये सूर्य दिखाई दे रहा है, और इसके पास में है बुध ग्रह, फिर उसके बाद है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं हिंदी में, और नेपच्यून जिसे वरुण। तो इस तरह से ये 8 ग्रह हैं और जो क्रम से हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर जो एक चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है इस तरह से, उसमें उसे 88 दिन लगते हैं। ऐसे ही जो शुक्र ग्रह है उसका जो परिक्रमण का एक दिन है वो है 255 दिन है, और पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्र है वो 365 दिन में पूरा करती है। तो इस तरह से हमने ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम सूर्य से इन ग्रहों की दूरी बढ़ती जाएगी, इनका जो इनके सूर्य के परिक्रमण काल है वो भी अधिक समय लेता जाएगा। और इस तरह से जो नेपच्यून है ये सूरज से सबसे दूर है, तो ये 164 वर्ष में, देखो 164 वर्ष में एक पूरा इस तरह से सूरज के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करता है। तो सबसे अधिक जो परिक्रमण का काल है वो नेपच्यून का हुआ, और सबसे कम होगा वो बुध ग्रह का होगा 88 दिन, और जिस ग्रह पर हम रहते हैं पृथ्वी, वो 365 दिन में एक परिक्रमण पूरा करती है। अब इसके बाद ये है कि अपने अक्ष पर कैसे घूमते हैं। तो ये तो हुआ इनका कक्ष, जो परिक्रमण काल, जैसे जिस रास्ते से ये सूरज के चारों ओर चक्र लगाते हैं ये कक्ष कहलाता है। आपने कभी इस तरह से लट्टू को घूमते हुए देखा होगा, वो अपने ही अक्ष पर, अपने ही एक स्थान पर इस तरह से गोल गोल घूमता है, वो कहलाता है अक्ष। तो ऐसे ही ये सारे जो जितने भी ग्रह हैं ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, और ये अपने अक्ष पर घूमते घूमते इस तरह से सूरज के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। तो अब इनका जो एक अक्ष पर घूमने का समय है वो सबसे अधिक समय तो है इसका बुध का, तो ये लेता है 59 दिन, ठीक है। और जो सबसे कम है वो है बृहस्पति और शनि का। इन दोनों का सबसे कम समय है अपने अक्ष पर घूर्णन का लगभग 10 घंटे, और जो हमारी पृथ्वी है ये वाली, ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो इस तरह से हमने इनके बारे में थोड़ा मुख्य मुख्य बिंदु पढ़े। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि इनमें से कुछ आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और कुछ बाह्य ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि अब आपने देखो इसमें आपको जो 8 ग्रह दिखाई दे रहे हैं, तो जो सूरज के सबसे पास में 4 ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं ये सूरज के सबसे नज़दीक हैं और चट्टानों से बने होते हैं, तो ये तो कहलाएंगे आंतरिक ग्रह, चट्टानों से बने हुए हैं और पास में हैं। इसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सूरज से बहुत दूर हैं और बहुत बड़े आकार के होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं और इनमें तरल पदार्थ होते हैं, तो ये कहलाएंगे बाह्य ग्रह। इन्हें हम क्या कहेंगे, बाह्य ग्रह कहेंगे। तो ये तो हमने पढ़ा इनके बारे में मुख्य मुख्य बिंदु। तो जो सौर मंडल के विस्तार से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।